हेलो दोस्तों, कहानी का ये पांचवा भाग देखने से पहले इसके पिछले भाग जरूर देखें। अभिमन्यु आकाश से बात भी नहीं करना चाहता था। अब क्या चाहिए तुम्हें? भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहा हूँ। आप अपने ईगो के आगे हार जाते हैं हर बार। सही कह रहा हूँ ना मैं? अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप डाइवोर्स पेपर को देख रहा था। आपके दिल में मालती के लिए फीलिंग्स है, लेकिन अगर आप उन्हें जताना शुरू कर देंगे तो शायद मॉम डैड के सामने आपका ईगो हार जाएगा, यही ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम जा सकते हो। अच्छा, बस एक बात बता दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। आप मालती को डाइवोर्स देना चाहते हैं या नहीं? बोलिए। कुछ पूछा है मैंने आपसे? मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? आज से 1 महीने पहले कोई आपको ये पेपर्स देता तो आप खुशी खुशी अब तक साइन कर चुके होते, है ना? मुझे लगता है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। आप सीधे सीधे जाकर डैड से कह क्यों नहीं देते कि आप मालती को तलाक नहीं देना चाहते? अभिमन्यु मुस्कुराने लगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं। मालती खुद इसके लिए कभी राजी नहीं होगी। तुम इस गलतफहमी से बाहर निकल आओ कि वो मुझे छोड़कर तुम्हें चुन लेगी। आप फिर गलत हैं भैया। मैंने तो ये कभी चाहा ही नहीं कि मैं आप दोनों के बीच में आऊं। मालती को मैंने दोस्त जरूर बनाया था, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि घर में उसे कोई तकलीफ हो तो कम से कम वो किसी से बांट तो सके। मॉम डैड बिजनेस के सिलसिले में अधिकतर बाहर ही रहते हैं। आप उससे बात करते नहीं। दादी माँ उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसे में अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो वो किससे कहेगी? कभी सोचा आपने? अभिमन्यु को अपनी गलतियां महसूस हो रही थी। आपने सपने में भी कैसे सोच लिया कि मैं उससे शादी कर लूंगा? मैंने कभी उसे भाभी नहीं कहा, लेकिन मेरी नजरों में मेरी माँ के बाद उसकी जगह है। मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। वो मेरे बड़े भाई की पत्नी है, आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन डरती भी बहुत है। भाई, मैं जानता हूँ वो आपको कभी अपनी मर्जी से तलाक नहीं देना चाहेगी। दुनिया की किसी भी लड़की के लिए तलाक कोई हंसी खेल नहीं होता। उसके सामने परिवार की इज्जत, माँ बाप का सम्मान, चार लोग सब खड़े हो जाते हैं। मालती भी शायद इन सब से डर कर तलाक से मना कर दे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा वो समाज के डर से नहीं, बल्कि आपसे दूर होने के डर से करे। आप उसके मन में बसे हुए डर को निकाल दीजिए, फिर आप दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। अभिमन्यु उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन इस बार उसकी निगाहों में नाराजगी नहीं थी। आकाश उसके गले से लटक जाता है। भैया, मेरे प्यारे भैया, बस उसे महसूस कराइए कि आप उसे कितना प्यार करते हैं और खुद से अलग नहीं होने देना चाहते। फिर सब ठीक हो जाएगा। और अगर एक बार मालती ने खुद तलाक देने से मना कर दिया तो डैड उस पर कोई भी जोर भी नहीं डालेंगे। ऐसे में मॉम डैड के सामने आपका ईगो भी हर्ट नहीं होगा। आखिरी लाइन अभिमन्यु को जम गई थी। अगर मालती खुशी खुशी इस तलाक के लिए मना कर दे तो उसके पेरेंट्स आगे कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन मुझे मालती के आने का वेट करना होगा। बहुत टाइम है उसके आने में। आकाश ने उसका मुंह पकड़कर हिला दिया। भैया, मेरे इनोसेंट भैया, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं में कूदना पड़ता है। क्या? मेरा मतलब कुएं के पास जाना पड़ता है। आपके पास यही तो टाइम है। जाइए, अपनी शादी की शादी सेलिब्रेट कीजिए और अपनी बीवी के साथ गोल्डन टाइम स्पेंड कीजिए और मौका देखकर अपने दिल की बात भी बोल डालिए। आकाश की आंखों में शैतानी झलक रही थी। और यहाँ इतने दिनों ऑफिस कौन देखेगा? अरे, मैं किस लिए हूँ भैया? वैसे भी आजकल ऑफिस में मेरा बहुत दिल लग रहा है। मन ही नहीं होता घर आने का। ऑफिस में दिल लग रहा है या किसी ऑफिस वाले से दिल लग रहा है? इस बार अभिमन्यु की आंखों में शरारत थी। उसे झट से आकाश को कंधे से हिलाया। कौन है वो जो मेरी नाक के नीचे मेरे ऑफिस में नैन मटक्का कर रही है तुम्हारे साथ? अभिमन्यु उसके कान खींच लिए। अरे अरे, बता रहा हूँ, वो है ना, आपकी चमची। कौन? रूही? वाह, चमची कहते ही आपको समझ आ गया किसकी बात चल रही है। और रूही नहीं, रूही का नाम है उसका। आकाश ने भुएं सिकोड़कर गंदा सा मुंह बनाते हुए बोला। ओह, लेकिन मैं तो रूही ही बुलाता हूँ। बहुत अच्छी असिस्टेंट है वो और बहुत प्यारी लड़की है। भैया, आप मालती पर ध्यान दीजिए ना। बेटा, अब तुझे मैं तेरी ही मेडिसिन टेस्ट कराऊंगा, तो रुक, मुझे वापस आने दे जरा। अभिमन्यु के इंदौर वाले बैग अभी भी पैक थे। वो जल्दी जल्दी 2-3 एथेनिक ड्रेसेस बैग में पैक करने लगा। भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? कुएं में कूदने?
आकाश कूद कर उसकी पीठ में लटक गया। सच? कब? कल सुबह 5 बजे। अभिमन्यु ने कुछ सोचा और पीछे मुड़कर आकाश को गर्दन से पकड़कर दीवार पर टांग दिया। खबरदार, अगर मॉम डैड से गलती से भी कहा कि मैं मालती के गांव गया हूँ तो तुम्हारी खैर नहीं। आकाश कदम घुटा जा रहा था। वो बेचारा लटके लटके ही चिल्लाया, गलती से भी नहीं। मैं मॉम डैड को कभी नहीं बताऊंगा कि आप ससुराल जाने के लिए कितने बेचैन हो रहे थे। अभिमन्यु ने उसे छोड़ दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और अपनी गर्दन संभालने लगा। तो क्या बोलोगे मॉम डैड को? यही कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा गए हैं कुछ दिन के लिए। शाबाश। अभिमन्यु ने जोरदार घूंसा आकाश की पीठ पर चढ़ा। बेचारा जमीन पर ही लौट गया। आपका प्यार इतना खतरनाक और जानलेवा है, तभी बेचारी मालती आपके पास नहीं आती होगी। अब की बार दूसरा जोरदार घूसा पड़ा। जमीन पर ऑलरेडी लौट रहे आकाश भाई साहब अपनी रीढ़ की हड्डी संभालने लगे। अच्छा, अब तुम सोने जाओगे या तुम्हारी टांगें खींचकर दरवाजे से बाहर निकाल दूं? अरे अरे रुकिए, एक काम रह गया है। क्या? मालती को फोन करके बता तो दूं कि आपकी तबीयत एकदम ठीक है, वरना वो सच में कल ही आ जाएगी। फिर पता चला आप अपने ससुराल में और वो अपने ससुराल में। अभिमन्यु भी हंस पड़ा, बहुत दिनों बाद एकदम खुलकर। आकाश ने मालती को कॉल लगाकर फोन स्पीकर पर डाल दिया था। हेलो मालती। हाँ बोलो। भैया तो एकदम ठीक है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे खींचकर एक छन्नाटेदार थप्पड़ रसीद दिया और मुझे पूरा यकीन है कि वो एकदम ठीक है। अच्छा आकाश सुनो, मुझे इनकी एक फोटो भेज दो ना, चुपचाप खींचना, ये जान ना पाए वरना तुम पर गुस्साएंगे। अभिमन्यु को मालती पर प्यार आ रहा था और मालती इस नई नवेले प्यार की खुशबू से बिल्कुल अनजान थी। आकाश को भेजकर वो अगले दिन के ख्वाबों में हो गया। मालती से मिलने के लिए उसकी बेचैनी अब बढ़ने लगी थी और एक रात के बचे हुए 5 घंटे भी उसे काटे नहीं जा रहे थे। सुबह के 5 बजते ही आकाश घर से चुपचाप निकल गया। आकाश के अलावा कोई नहीं जानता था कि अभिमन्यु कहाँ गया है। मालती का गांव शहर से बस कुछ 40-45 किलोमीटर दूर था। अभिमन्यु की कार शहर से हाईवे पर आकर एक कच्ची पगडंडी के पास मुड़ गई। ये रास्ता वही था जो सीधे उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता था, उसकी मालती के पास। अभिमन्यु अपनी शादी के बाद पहली बार गांव की तरफ मुड़ा था। रास्ता कच्चा और उबड़ खाबड़ था, लेकिन अभिमन्यु के लिए बाहें पसारे राह देख रहा था। सड़क के अगल बगल साथ चल रहे लहलहाते खेत खलिहान और झूमती हुई फसलें उसका ससुराल में स्वागत कर रही थी। उसने कार का शीशा थोड़ा सा खोल दिया। गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू उसकी नाक में घुसकर उसके दिमाग तक महकाने लगी। अभिमन्यु से रहा न गया। उसने कार रोक दी। वो बाहर निकला। सुबह के 6:30 बजे थे। सूरज की किरणें पूरब में पैर पसार चुकी थी और धरती को लाल रंग की चुनर से सराबोर कर रही थी। आकाश और पृथ्वी का ऐसा प्रेम भरा मिलन उसने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत धीमी धीमी ठंडी हवाएं चल रही थी। पहली बार अभिमन्यु ने महसूस किया था कि गांव प्रकृति के कितना करीब है। शहर के शोर शराबे और धुएं के काले बादलों से आजाद यहाँ की साफ हवा, चिड़ियों का चहचहाना और ढेर सारा प्यार लिए यहाँ की जमीन हर किसी को स्नेह भरा आमंत्रण दे रही थी। अभिमन्यु इस प्राकृतिक खूबसूरती में डूबा जा रहा था और अचानक उसका ध्यान टूटा और उसे याद आया कि उसे कहाँ जाना है। वो कार में बैठ गया और कार आगे बढ़ चली। उसे घर पता नहीं था, लेकिन मुखिया जी का नाम इतना चर्चित था कि उसे घर ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली थी। गांव के नुक्कड़ पर 2-4 लोफर आवारा लड़के मोटरसाइकिल लिए खड़े थे। खैर, ऐसे लोग दुनिया में हर जगह मिल ही जाते हैं। फिलहाल और कोई दिख ही नहीं रहा था तो अभिमन्यु ने कार रोककर उनसे ही पूछ लिया, एक्सक्यूज मी, मुखिया जी का घर किधर है? आगे बढ़ जाइए, बरगद का बड़का वाला पेड़ लगा होगा, उसी के सामने मुखिया जी का घर है। उनमें से एक काला चश्मा लगाए हीरो टाइप एक लड़के ने कहा। उसकी मुंह से पान की पीक बह रही थी। थैंक यू बोलकर अभिमन्यु आगे बढ़ गया। ये कौन था ससुरा? अपने गांव का तो नहीं लग रहा है ना भैया जी? मुखिया जी का दामाद होगा। वो भी आए हैं ना अपनी बिटिया आलोक इंडस्ट्रीज वालों के घर में। काले चश्मे वाले ने झटके से चश्मा उतार दिया। आखिर बिटिया ठाकुरों में ही ब्याही, तो हम में कौन से कीड़े पड़े थे फिर?
इस बुढ़ऊ की तो अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। ये नवाबजादे इसी गांव के एक जमींदार रणदीप सिंह चौहान के बेटे रणवीर उर्फ बब्बन ठाकुर थे। इधर अभिमन्यु अपने ख्वाबों में खोए हुए अपने ससुराल पहुंच ही गए। बरगद का बड़ा सा पेड़ दूर से ही नजर आने लगा था। गाड़ी घर के बाहर रोक दी। ये बिल्कुल भी कोई आलीशान हवेली या कोठी जैसा नहीं था, बल्कि गांव के अन्य सामान्य घरों जैसा ही था। बस एक बड़ी सी जगह में घर का आंगन और द्वारा फैला हुआ था। घर के बाहर कोने में एक आटा चक्की बनी हुई थी। एक बड़ी सी गौशाला घर के कुछ मीटर दूर बनी हुई थी। द्वारे पर एक बड़ा सा छप्पर छाया हुआ था। अंदर मकान तो पक्का था, लेकिन जमीन कच्ची थी। अभिमन्यु गाड़ी से उतरा। घर के बाहर कोई लड़की गोबर से द्वारे को लीप रही थी। अभिमन्यु ने देखते ही नाक सिकोड़ ली। अपनी नाक हाथ से दबाए हुए वो घर के बड़े से दरवाजे तक पहुंचा। मुखिया जी का घर यही है क्या? उस लड़की ने गोबर वाले हाथों से अपने चेहरे के बाल पीछे किए और सर उठाकर देखा। आप? इधर अभिमन्यु की भी आंखें फटी रह गई। तुम? मालती का चौंकना तो ठीक था, लेकिन गोबर से लिपी पुती महबूबा दरवाजे पर मिलेगी, ऐसी उम्मीद अभिमन्यु बाबू को बिल्कुल नहीं थी। उनकी रोमांटिक सी मुलाकात में अरमानों पर घड़ों पानी फिर चुका था। मालती ने अभिमन्यु को ऐसी निगाहों से देखा मानो सुबह सुबह कोई भूत देख लिया हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अभिमन्यु को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जिस पर ढेर सारा गोबर लिपटा हुआ था। अभिमन्यु को तो उल्टियां ही आ जाती। उसने अपनी नाक बंद करते हुए दूसरे हाथ से मालती का हाथ झटक दिया। ए पागल औरत, मेरे कपड़े खराब करेगी क्या? मालती को यकीन हो गया कि वो सपना नहीं देख रही है। उसने लीपना छोड़ दिया और पीछे गाड़ी में झांकने लगी। आकाश नहीं आया। मालती पलके झपकाती हुई गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश करने लगती है। अभिमन्यु ने सीधी उंगली उसकी नाक के सामने दिखाते हुए कहा, एक बार और उसका नाम लो, फिर मैं तुम्हें और आकाश दोनों को एक ही रस्सी से बांध कर ये जो सामने बरगद का पेड़ दिख रहा है ना, इसी की डाल में लटका दूंगा। अभिमन्यु की तनी हुई भौं को देखकर मालती जोर जोर से पलकें झपकाने लगी और दौड़ती हुई घर के अंदर चली गई। अम्मा, हे अम्मा, ये आए हैं। कौन? दुलारी देवी आंगन से ही बोली। अरे, ये आए हैं कानपुर से। मालती की आवाज हाँफ रही थी। वो जल्दी जल्दी हैंडपंप चलाकर हाथ धोने लगी। मालती की अम्मा दौड़ती हुई बाहर आई। मालती को अब तक विश्वास नहीं हो रहा था। सूरज, चांद, तारे सब तो अपनी जगह पर है। हमारे पति के ग्रहों ने अपनी कक्षा कैसे बदल ली? दुल्हारी जैसे ही देहरिया तक पहुंची, अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। अम्मा गदगद हो गई। पहली बार दामाद राजा घर आए हैं। एक तो वैसे ही हमारे भारतीय समाज में दामादों का बड़ा विशेष स्थान है, ऊपर से जब ऐसे रुतबे वाले हों तो तब तो बात ही और होती है। दुलारी ने कंधे से पकड़कर अभिमन्यु को उठाया और सीने से लगाकर खूब आशीष दिया। अभिमन्यु ने पीछे से आ रहे शोर पर ध्यान जाते ही पीछे मुड़कर देखा। गांव के तमाम बच्चे घेरा बनाए उसकी ब्लैक ऑडी के चारों तरफ जमा थे और उसे छू छू कर देख रहे थे। हे, यू डोंट टच इट, स्टे अवे, कहते हुए वो गाड़ी की तरफ भागा। उसे डर था कहीं बच्चे गाड़ी पर कोई स्क्रैच न कर दे। अरे भैया, आप गाड़ी यहाँ चक्की के बगल में लगा दो, रज्जन देखते रहेगा। दुलारी देवी ने अभिमन्यु को परेशान देखकर बोला। ए रज्जन, रज्जन सुनत हो? दुलारी जी चिल्लाई तो आटा चक्की से एक नौजवान मोबाइल फोन पकड़े हुए बाहर निकला। हाँ चची, बताओ। देखो, रानो के घर वाले आए हैं, चरण स्पर्श नहीं करोगे? दुलारी का कहना भर था। रज्जन अभिमन्यु के सामने जमीन में लेट गया। अरे जिज्जा, प्रणाम। पाए लागू जिज्जा, बहुत दिनों बाद आए, हमें पहचाने? तुम्हारे ब्याह में हम ही हलवाई लेकर आए थे शहर से, एकदम लल्लन टॉप, और टेंट भी हम ही बंधवाए थे, याद आया? अभिमन्यु डर के मारे पीछे ही हट गया। उसने अपनी शादी में अपनी बीवी की तो शक्ल नहीं देखी थी ढंग से, और ये आदमी टेंट और हलवाई की बात कर रहा था। जाओ, बगल गांव से पंडित जी को जल्दी बुला लाओ, कह देना रानो के घर वाले आए हैं। मालती की माँ के इतना कहते ही रज्जन बाइक पर बैठकर फुर हो गया। आओ भैया, अंदर चलो। तुम बताएगा ही नहीं कि आ जा रहे हो, वरना पंडित जी को कहीं न भेजते। जरा हाथ मुंह धो, तब नाश्ता पानी लगवाते हैं।
अभिमन्यु दहलीज के अंदर घुसते ही चारों तरफ देखने लगा। बगल में हैंडपंप लगा हुआ था, जहां मालती रगड़ रगड़ कर हाथ मुंह धोए जा रही थी। अभिमन्यु ने गंदे से मुंह बनाते हुए उसे देखा। नीलू, ऐ नीलू, खाट डालो आंगन में जल्दी, जीजा आए हैं तुम्हारे, कहकर दुलारी देवी चौके की तरफ बढ़ गई। अभिमन्यु मालती के थोड़ा पास पहुंचा। ऐ सुनो, जी, कम से कम 3-4 बार नहाना, उसके बाद ही मेरे अगल बगल दिखाई देना, कहकर वो आगे बढ़ गया। मालती ने पटापट खुशबू वाला साबुन उठाया और आंगन के दूसरे कोने में बने छोटे से बाथरूम में घुस गई। आंगन इतना बड़ा था कि और छोर तक पहुंचने में अच्छी खासी कसरत हो जाए। बड़े से आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा लगा था। बरगद की शाखाएं आधे आंगन को ठंडी छांव दे रही थी और आंगन के चारों तरफ कमरे ही कमरे बने हुए थे, कुछ कच्चे कुछ पक्के। तब तक नीलम खाट लेकर आ गई। खाट के ऊपर सुंदर फूलों वाली चादर बिछा दी। अभिमन्यु पानी का गिलास लेकर उस पर बैठा ही था कि नीलम बोल पड़ी। काहे जीजा, रानी के आखिर तुमसे 4 दिन रानों के बिना बहुत बेचैन हो रखे हो। अभिमन्यु के मुंह से पानी बाहर निकल पड़ता है। वो पीछे बाथरूम से निकलती मालती को देख नहीं पाया और नीलम से बोला, उसे तो रोज ही देखते हैं, उसे देखने क्या आएंगे, हमारी इकलौती साली की शादी हो रही है, हम तो उससे मिलने चले आए, तुमको खुशी नहीं हुई हमारे आने से? हाय जीजा, तुम कितने अच्छे हो। नीलम खिलखिलाकर हंस पड़ी। मालती को तो लग रहा था कहीं ऐसा ना हो उसे चक्कर आ जाए और वो वहीं गिर पड़े। अभिमन्यु का ये रूप उसने कभी नहीं देखा था, ना ही कभी सोचा था। गीले बालों को तौलिए से बांधे हुए मालती साड़ी नहीं पहनी थी। उसने साड़ी को अपने कंधों में डाल रखा था। बाथरूम से निकलते ही वो झट से बगल वाले कमरे में घुस गई। नीलम, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, कोई रूम, वो देखिए, गुसल खाने के बगल में सटा जो कमरा है वो रानों का ही है, वहीं बदल लीजिए। अभिमन्यु ने अपनी ट्रॉली बैग उठाया और उस कमरे के किवाड़ों को धार से धक्का देकर खोल दिया। अंदर मालती साड़ी ही पहनने जा रही थी। अभिमन्यु को देखते ही उसकी साड़ी खींचकर अपना बदन ढक लिया। अभिमन्यु ने एक बार तो नजरें झुका ली, लेकिन फिर वो धीरे से आगे बढ़ा। क्यों ना देखूं, आखिर मेरी ही तो है। मालती टकटकी बांधे उसे देख रही थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था। उसके संगमरमर जैसे बदन पर जगह जगह पानी की बूंदें मोती की तरह झिलमिला रही थी। मालती की गर्दन के एकदम करीब आकर अभिमन्यु ने एक लंबी सी सांस खींची और छोड़ दी। उसकी गर्म सांस ने मालती के गर्दन पर छुरी छोड़ दी। उसके बदन में हलचल सी होने लगी। पहली बार अभिमन्यु उसके इतने करीब जो था। उसने जोर से आंख बंद कर ली। अभिमन्यु पीछे हट गया। गुड, अब तुम्हारे पास से वो गोबर की गंदी सी बदबू नहीं आ रही है, वरना मैं अभी भी तुम्हें दोबारा नहाने के लिए भेज देता। मालती ने साड़ी छोड़कर दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। अभिमन्यु की एक नजर उसके ब्लाउज और पेटीकोट से झांकते मखमली बदन पर पड़ी और उसकी बची कुची सारी अकड़ भी मोम की तरह पिघलना शुरू हो गई। मालती उसके माथे को छू छू कर देखने लगी। क्या हुआ? देख रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना आपका? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मालती ने हाथ हटाया और उसकी आंखों को झांकती हुई बोली, कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? रात को मैं पीपल के पेड़ के पार किए थे का? कटे हुए नींबू मिर्ची पर पैर तो नहीं रख दिया? अभिमन्यु ने मालती का हाथ पकड़ लिया। अभी तो तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुमने साड़ी जल्दी नहीं पहनी तो जरूर खराब हो जाएगी। मालती का ध्यान अपने बदन पर गया। वो शर्म से पानी हो गई। उसने अपने हाथ को सीने पर छुपाते हुए दौड़कर साड़ी लपेटना शुरू कर दिया। अभिमन्यु मुस्कुराता हुआ मुड़कर ट्रॉली बैग से अपने कपड़े निकालने लगा। मालती साड़ी लपेट कर बिना उसकी तरफ देखे जल्दी से बाहर भाग गई। बाहर निकलते ही खटिया पर बैठी नीलम उसे देखकर शैतानी हंसी हंस रही थी। घर में भीड़ बढ़ रही थी। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, घर में मेहमान जमा होते जा रहे थे, लेकिन पूरे परिवार का ध्यान इकलौते दामाद के स्वागत सत्कार पर ही था। नीलम पूरे गांव में जाकर बताई थी कि हमारे जीजा आए हैं, और अभिमन्यु का नाम सुनकर लगभग आधे गांव की लड़कियां मालती के घर इकट्ठा हो गई थी। कुछ ही देर में हल्की सी शर्ट और लोअर पहने अभिमन्यु बाहर आ गया। जैसे ही किवाड़ खोले, सामने मुंह दबा कर खिलखिलाती लड़कियों की भीड़ लगी थी। अभिमन्यु कमरे की दहलीज पर किवाड़ के ऊपरी फ्रेम पर दोनों हाथ लटका कर खड़ा था। अभिमन्यु की जिम में बनाई हुई हॉट बॉडी और बाइसेप्स
जो उसकी टी शर्ट की बाहों से साफ दिख रहे थे। कुछ लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थीं और कुछ मन ही मन मालती से चली जा रही थी। हाय, क्या किस्मत पाई है हमारी मालती ने। नीलम एक एक करके सारी सहेलियों को अभिमन्यु से मिलाने लगी। अभिमन्यु भी उन खिलखिलाती हुई लड़कियों को देखकर मुस्कुरा दिया। काहे जीजा, पिछली बार बिना जूता चुराई दिए चले गए थे, इस बार पूरा हिसाब लिए बिना जाने नहीं देंगे। एक लड़की हंसते हुए बोली। नए जीजा से हिसाब लेना, अब हम तो पुराने हो गए। क्यों क्यों नीलम, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। हिसाब तो चाहिए, वो भी पूरा, वरना इस बार जूते की जगह आपको उठा ले जाएंगे। बेचारी रानू मुंह देखती रह जाएगी। नीलम ने ऐंठते हुए कहा। अच्छा, तो तुम में से कौन मुझे उठाने वाला है? जरा उस पहलवान की शक्ल मैं भी तो देखूं। है हिम्मत किसी में? सारी लड़कियां एक दूसरे को देखकर फिर से मुंह दबाकर हंस पड़ी। दूर रसोई के पास खड़ी मालती सब कुछ चुपचाप देखे जा रही थी। उससे कभी प्यार से बात न करने वाला उसका पति कैसे अपनी सालियों के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था खड़े होकर। कहानी अभी जारी है। आगे की कहानी जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। कहानी का 5वां भाग पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।